इस बॉय ने मैजिक को ओवरकम करने की कोशिश की। इस दुनिया में मेजेस सबसे पावरफुल होते हैं, जबकि जिन लोगों के पास मैजिक नहीं होता उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऑस्कर, जो एक जीनियस सॉर्ड सेंट था, कभी भी मैजिक अवेकन नहीं कर पाया, लेकिन उसका दोबारा जन्म हुआ और वो सालों पहले अपने बचपन में वापस आ गया। और अब एक मिलिट्री जीनियस के रूप में वो अकेडमी में एंटर करता है और वहां के सारे स्टूडेंट्स को डोमिनेट कर देता है। जलती हुई सिटी के ऊपर उड़ता हुआ एक भयानक मॉन्स्टर हर तरफ तबाही मचा रहा था। आग के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। उस क्रीचर को देखते ही एक मेज और एक वॉरियर उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी एनर्जी को फोकस करते हुए मेज अपनी स्टाफ की मदद से कई मैजिक सर्कल्स समन करता है। तैयारी पूरी होते ही वो अपनी जगह लेकर एक जबरदस्त अटैक अनलीश करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी कई पावरफुल स्ट्राइक्स उस क्रीचर की तरफ लॉन्च की जाती हैं, जो सीधा उनकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा था। इतने सारे अटैक्स लगने के बाद भी मॉन्स्टर बिना रुके गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता रहता है। मैजिक अपनी पूरी ताकत के साथ एक्सप्लोड होती है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। दूर खड़े दूसरे मेजेस ये सब देखकर समझ जाते हैं कि उनका अटैक कंप्लीटली फेल हो चुका है। अगले ही पल क्रीचर बहुत तेजी से नीचे डाइव करता है और काउंटर अटैक की तैयारी करता है। जैसे ही वॉरियर उसकी तरफ चार्ज करता है, वो सीधा मॉन्स्टर की बॉडी पर एक पावरफुल स्ट्राइक मार देता है। लेकिन उसकी तलवार मॉन्स्टर की सख्त स्केल से टकराते ही टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है। अपनी अटैक फेल होते देख वॉरियर उस क्रीचर की अनबिलीवेबल ड्यूरेबिलिटी देखकर हैरान रह जाता है। मॉन्स्टर एक पल भी वेस्ट नहीं करता और तुरंत उसके सामने से एक जबरदस्त अटैक कर देता है। सीधा हिट लगते ही वॉरियर जोर से हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। वॉरियर को गिरा हुआ देख एक यंग लड़का सिचुएशन को देखकर पैनिक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन अचानक सामने आ जाता है और मॉन्स्टर को सामना करता है। अपनी सपोर्ट टीम के साथ वो भी उस भयानक क्रीचर के खिलाफ बैटल के लिए रेडी हो जाता है। नीचे से उछलते हुए वो सीधा मॉन्स्टर के चेस्ट पर एक बिल्कुल परफेक्ट स्ट्राइक लैंड करता है। अटैक लगते ही क्रीचर पीछे की तरफ हिल जाता है और एक जोर की दहाड़ मार देता है। मॉन्स्टर की आंखों में उस स्वॉर्ड्समैन का अटैक रिफ्लेक्ट होता है, जो उसके एक वाइटल पॉइंट पर सीधा लगा था। जमीन पर सेफली लैंड करते ही वो मॉन्स्टर की शैडो को धीरे धीरे गायब होते हुए देखता है। बैटल खत्म होने के बाद वो बस शांति से मुड़ता है और अपनी तलवार को शीथ में रख देता है। तब उसकी असली पहचान सामने आती है। वो था ऑस्कर, जिसे पूरी दुनिया स्वॉर्ड सेंट के नाम से जानती थी। बच जाने वाले सभी लोग उसके आसपास आ जाते हैं और उनकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ऑस्कर उनसे कहता है कि बाकी का काम अब वो लोग संभाल लें। उनकी आवाजों को इग्नोर करते हुए वो बस मुड़ता है और वहां से चलने लगता है। रास्ते में एक फादर और उसके छोटे बेटी के पास से गुजरते हुए उसे अपने पास्ट की एक याद आ जाती है। उस मेमोरी में एक छोटी लड़की कहती है कि जो वो देख रही है वो कितना खूबसूरत है। तब एक आदमी उसे बताता है कि इसे ही मैजिक कहते हैं। अपनी वॉन्ड की मदद से वो हवा में चमकते हुए कई मैजिकल पार्टिकल्स क्रिएट करता है। सब कुछ देखने के बाद भी ऑस्कर के चेहरे पर एक उदासी और सोच में डूबा हुआ एक्सप्रेशन था। उसकी स्ट्रेंथ देखकर एक फैमिली उसके कामों की दिल से तारीफ कर रही थी। अपनी मेमोरी में वो छोटी लड़की भी उसी मैजिक को हैरानी और एक्साइटमेंट के साथ देख रही थी, बिल्कुल ऑस्कर की तरह, जो उस वक्त एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उस जादू को देख रहा था। चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना बन गया हो, उसके दिल में मैजिक के लिए वही पुरानी चाहत अब भी जिंदा थी। बचपन में वो अपने हाथों से छोटे मोटे स्पेल्स भी क्रिएट कर लिया करता था। सीन बदलता है और हम एक पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं। ऑस्कर अपनी रोज की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। हाथ में एक वुडन स्वॉर्ड पकड़कर वो एक और प्रैक्टिस सेशन के लिए तैयार होता है। पूरी ताकत के साथ तलवार घुमाते हुए वो हवा को चीरते हुए बार बार स्ट्राइक्स करता रहता है। दूर खड़े दो यंग स्टूडेंट्स अपने मास्टर को अकेला ट्रेनिंग करते हुए देख रहे होते हैं। उनमें से लड़की क्यूरियोसिटी से पूछती है कि क्या उनके मास्टर रोज इसी तरह ट्रेनिंग करते हैं। यंग लड़का हाँ में जवाब देता है। वो बताता है कि इतने सालों की लगातार ट्रेनिंग की वजह से उनके मास्टर के पैर उसी जगह जमीन में धंस गए थे और इसी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ने धीरे धीरे उस जगह एक बहुत बड़ा क्रेटर बना दिया था। इग्नोरिंग देम, मास्टर बस अपनी सोर्ड उठाता है और शांति से उनकी तरफ मुड़ता है। स्टूडेंट उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगती है। फिर वो पूछता है कि उसके हाथ में जो स्क्रोल है वो किस चीज का है। तभी लड़की को अचानक वो मैसेज याद आ जाता है और वो तुरंत जोर से अपने मास्टर को आवाज लगाती है। उसकी तरफ भागते हुए वो बताती है कि कैपिटल से एक लेटर आया है। लेटर पढ़ते ही वो देखता है कि उसकी स्टूडेंट पूछ रही है कि कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं है। वो कहता है कि ये सिर्फ एक मेडल है और शिकायत करता है कि उन लोगों को पहले उसका शेड्यूल चेक कर लेना चाहिए था। हंसते हुए लड़की कहती है कि उनकी अचीवमेंट्स देखते हुए उन्हें किंगडम में एक बहुत हाई रैंकिंग पोजीशन मिल सकती है। फैक्शंस की बात सुनते ही वो शिकायत करता है कि ऐसी जगह पर वो कभी भी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट मुस्कुराकर कहती है कि लगता है उन्हें सच में सोर्ड से बहुत प्यार है। साइड में देखते हुए वो उसकी बात के बारे में सोचने लगता है। हल्की सी मुस्कान के साथ वो कहता है कि ऐसा भी नहीं है कि उसे सोर्ड इतनी ज्यादा पसंद हो। अपना पास्ट बताते हुए वो कहता है कि उसने सोर्ड का रास्ता सिर्फ अपने फादर के ऑर्डर पर चुना था। ये बात सुनकर स्टूडेंट पूरी तरह शॉक हो जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। वो कंफर्म करता है कि सोर्ड्समैन बनना उसकी खुद की चॉइस कभी नहीं थी। उसकी तरफ देखते हुए वो कहता है कि उसे उससे जलन होती है क्योंकि उसके पास सोर्ड का नेचुरल टैलेंट है। लड़की बताती है कि उसने एकेडमी अपनी मर्जी से ज्वाइन की थी, लेकिन अब वो काफी डर रही है। अपने कपड़ों को कसकर पकड़ते हुए वो दिखाती है कि वो अंदर से कितनी नर्वस है। फिर एक्सप्लेन किया जाता है कि मेजेस और सोर्ड्समैन अपनी पावर्स के लिए अलग अलग सर्किट्स का यूज करते हैं और अगर दोनों तरह की एनर्जीज को मिला दिया जाए तो यूजर के बॉडी के अंदर कंप्लीट कोलैप्स हो जाता है। इसी वजह से स्वॉर्ड और मैजिक में से जो भी रास्ता तुम
तुम चूज करते हो वही तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड कर देता है। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मास्टर अपनी यंग अप्रेंटिस को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वो एडवाइस देता है कि अगर वो इतनी परेशान है तो बस अपनी सोच चलाती रहे। मुस्कुराते हुए लड़की कहती है कि वो समझ गई और एडवाइस के लिए अपनी मास्टर का शुक्रिया अदा करती है। बाद में मास्टर अपने रूम में अकेला बेड पर लेटकर आराम कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है। वो सोचता है कि उसे अपने डिसाइपल को ऐसी बात कहने का कोई हक ही नहीं था। उसकी बातें याद करते हुए उसे याद आता है कि वो उसके टैलेंट से कितनी जेलस थी। अपने हाथ को देखते हुए वो सोचता है कि अगर उसके पास भी मैजिक का टैलेंट होता तो कैसा होता। फिर वो खुद को वही एडवाइस देता है जो उसने अपनी स्टूडेंट को दी थी, बस सोच चलाते रहो। लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। जैसे ही वो साइड में देखता है, घर के बाहर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। दूर से कुछ क्लोक्ड मेजेस उस जलते हुए घर को देख रहे होते हैं। ग्रुप का लीडर अपनी स्टाफ पकड़े बैटल के लिए रेडी खड़ा होता है। बातें करते हुए एक मेज पूछता है कि क्या वो मर गया, लेकिन दूसरा मेज कहता है कि अपनी गार्ड बिल्कुल भी नीचे मत करो। तभी मलबे के अंदर से मास्टर अचानक बाहर कूदकर निकलता है। उसे देखते ही एक मेज बुरी तरह शॉक हो जाता है। एनिमीज की तरफ दौड़ते हुए मास्टर समझ जाता है कि सामने खड़े सभी लोग बहुत पावरफुल मेजेस हैं। वो तुरंत आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि इन सब का लीडर कौन है। ऑर्डर देते ही लीडर बाकी सब मेजर्स को अटैक प्रिपेयर करने का कमांड दे देता है। अपनी स्वॉर्ड मजबूती से पकड़कर मास्टर अकेला ही सभी एनिमीज का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। हर अटैक को डॉज करते हुए वो उनके ऊपर से जंप करता है और काउंटर अटैक करता है। पास पहुंचते ही वो एक क्लोक्ड मेज पर सीधा पावरफुल स्ट्राइक लैंड कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है और उसके चेहरे पर शॉक और टेंशन दोनों आ जाते हैं। लीडर ने उसकी स्टूडेंट को हॉस्टेज बना लिया था। उसे बांधकर और उसका मुंह बंद कर लीडर धमकी देता है कि अगर उसने स्वॉर्ड नीचे नहीं रखी तो वो लड़की को मार देगा। बंधी हुई लड़की डर के मारे कांप रही होती है। मास्टर पूछता है कि आखिर उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। लीडर सीधा जवाब देता है, हमें सिर्फ तुम्हारी जान चाहिए। हैरान होकर मास्टर कहता है कि उसे याद भी नहीं कि उसने कभी ऐसा क्या किया जिससे कोई उससे इतनी नफरत करे। हल्की सी मुस्कान के साथ लीडर कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। तब एक और मेज कहता है कि वो उसके जैसे इतने टैलेंटेड इंसान के एग्जिस्टेंस को कभी माफ नहीं कर सकते। कुछ भी समझ ना पाते हुए मास्टर पूछता है कि वो लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। लीडर ठंडे अंदाज में कहता है कि तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज तुम यही मरने वाले हो। ये कहकर लीडर अपनी नजर उसकी स्टूडेंट पर डालता है जो अब भी हॉस्टेज बनी हुई थी। रोते हुए स्टूडेंट जोर से चिल्लाती है कि मास्टर उसकी जान की बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये बात सुनते ही मास्टर की आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन दिखाई देने लगती है। अपनी स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ते हुए वो कहता है कि अब उसे पूरी सिचुएशन समझ आ गई है। उसके अचानक बदले हुए एक्सप्रेशन को देखकर लीडर भी हैरान रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि अचानक क्या बदल गया। मास्टर कहता है कि उनकी पूरी प्लान शुरू से ही फेल हो चुकी थी और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने उसकी डिसाइपल को बहुत कम समझा। ये सुनते ही स्टूडेंट को हॉस्टेज बनाए खड़ा मैजिक घबरा जाता है। मास्टर बिना हिले वहीं खड़ा रहता है और धीरे से अपनी पीठ उनकी तरफ कर लेता है। अगले ही पल बर्फ से बने कई शार्प अटैक्स उसकी तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ते हैं। हाई स्पीड से आते हुए वो सारे आई स्ट्राइक सीधा उसके शरीर पर टकरा जाते हैं। इम्पैक्ट के बाद उस जगह धुएं का एक बड़ा बादल उठने लगता है। शुरू में कॉन्फिडेंट दिख रहा लीडर भी ये देखकर शॉक हो जाता है। वो स्टूडेंट की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत दिखाई। धुआं छटने के बाद सब देखते हैं कि मास्टर का पूरा शरीर पूरी तरह से छेद दिया गया था, लेकिन उसने अपनी डिसाइपल को अपने शरीर से बचा लिया था। मुस्कुराते हुए वो बस इतना कहता है, एक स्वॉर्ड्समैन इसी तरह प्रोटेक्ट करता है। अपने मास्टर को इतनी बुरी हालत में देखकर स्टूडेंट घबरा जाती है और तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। उसे लगता है कि बैटल अब फाइनली जीत ली गई है। दूसरी तरफ मेजेस उसकी बर्बाद हो चुकी टैलेंट की बात करते हुए वहां से चले जाते हैं। रोते हुए स्टूडेंट पूछती है कि उन्होंने उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी। मुस्कुराते हुए मास्टर जवाब देता है कि वो भी उसकी तरह एक स्वॉर्ड्समैन है। रोते हुए लड़की कहती है कि वो भी उस बैटल में मरने के लिए तैयार थी। वो बार बार खुद को इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है, लेकिन मास्टर उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी स्टूडेंट खुद को माफ नहीं कर पाती और अपने मास्टर को पकड़कर लगातार रोती रहती है। अपनी बची हुई आखिरी ताकत से मास्टर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। अपने मन में वो सिर्फ एक ही बात का पछतावा करता है, काश वो स्वॉर्ड्समैन की जगह एक मेज बना होता तो शायद आज वो अपनी डिसाइपल को बचा पाता। वो मान लेता है कि इतने सालों तक वो मैजिक का सपना सिर्फ सच्चाई से भागने के लिए देखता रहा और पूरी जिंदगी बिना रुके बस अपनी सोच ही चलाता रहा। चाहे दुनिया उसकी कितनी भी तारीफ करती रही हो, लेकिन उसने कभी भी अपना असली सपना नहीं भुलाया। उसके लिए बचपन में पहली बार मैजिक देखने की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाते ही अचानक सब कुछ बदल जाता है और वो खुद को एक बिल्कुल अनजानी जगह पर पाता है। हैरानी के साथ वो उठकर अपने हाथ को देखने लगता है। अपने सिर पर हाथ रखते ही उसे एहसास होता है कि उसकी तो मौत हो चुकी थी। जमीन पर बैठकर वो आसपास देखने लगता है और सोचता है कि वो आखिर है कहाँ। चारों तरफ का नज़ारा देखते ही वो उस जगह को पहचान लेता है। ये वही गांव था जहां उसने अपना बचपन गुजारा था। अपनी मौत याद करते हुए वो समझ नहीं पाता कि वो यहाँ जिंदा कैसे है। अपनी सोट के पास उसे एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है। हैरान होकर वो उसे उठाता है और खोलकर पढ़ने लगता है। लेटर के अंदर लिखी बात देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
उसके हाथ में किंगडम की 2 सबसे बड़ी एकेडमीज के इनविटेशन लेटर्स थे। जब भी कोई बच्चा 15 साल का होता है उसे या तो मैजिक एकेडमी या स्वॉर्ड एकेडमी में एडमिशन का इनविटेशन दिया जाता है, और जिस एकेडमी को वो चूज करता है उस लेटर को लेकर उसे उस एकेडमी के गेट पर पहुंचना पड़ता है। लेटर हाथ में पकड़कर अचानक उसकी नज़र अपने ही रिफ्लेक्शन पर पड़ती है। खुद से सवाल करते हुए वो सोचने लगता है, क्या वो वाकई पास्ट में वापस आ गया है? कुछ देर बाद उसे सच्चाई समझ आ जाती है। वो 14 साल की उम्र में वापस आ चुका था, बिल्कुल उस वक्त जब वो अभी तक स्वॉर्ड्समैन बना भी नहीं था। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन वो बस झुककर जमीन की तरफ देखता रहता है। अगले ही पल उसके फादर वहां आते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ अकेला क्या कर रहा है। अपना नाम सुनते ही वो हैरानी से तुरंत खड़ा हो जाता है। एक्साइटेड होकर वो कहता है, फादर। अपने फादर और बाकी सब लोगों को जिंदा देखकर उसे एहसास होता है कि अगर वो पास्ट में वापस आ गया है तो उसके फादर भी अभी जिंदा है। उसके फादर उसे डांटते हुए कहते हैं कि वो काफी केयरलेस हो गया है और अपनी ट्रेनिंग को इग्नोर कर रहा है, लेकिन ऑस्कर बस चुपचाप दूर हराइजन की तरफ देखता रहता है। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वो अपने फादर को कैसे बताएं कि वो सॉर्ड नहीं मैजिक सीखना चाहता है। उसके फादर एक सॉर्ड मास्टर थे और उनके नीचे बहुत सारे डिसाइपल्स ट्रेनिंग लिया करते थे। उनका बेटा होने की वजह से ऑस्कर ने भी बचपन से सॉर्ड चलाना ही सीखा था। उसे अपना बचपन याद आता है। खुशी से भागते हुए वो अपने फादर को बताता है कि आज किसी ने उसे मैजिक दिखाया। एक्साइटमेंट के साथ वो बताता है कि मैजिक कितना चमकदार और कितना खूबसूरत था। लेकिन उसके फादर का एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस हो जाता है। वो कहते हैं कि मैजिक सिर्फ कमजोर लोगों की टेक्निक होती है। ऑस्कर के कंधों को पकड़कर वो ऑर्डर देते हैं, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम सिर्फ सोड ही यूज करोगे। अपनी मर्जी के खिलाफ भी ऑस्कर सोड की ट्रेनिंग करता रहा, जबकि उसके दिल में हमेशा मैजिक सीखने की ख्वाहिश जिंदा थी। प्रेजेंट में वापस आकर वो धीरे से खड़ा हो जाता है। अपनी सोड को मजबूती से पकड़ते हुए वो सोचता है कि अब उस एंडिंग को दोबारा कभी नहीं होने देगा। डिटर्मिनेशन के साथ वो खुद से वादा करता है, इस बार मैं वही रास्ता चुनूंगा जो मैं सच में चाहता हूं। उसके फादर फिर से पूछते हैं कि वो अपनी ट्रेनिंग को इग्नोर क्यों कर रहा है। अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए ऑस्कर शांति से जवाब देता है, मैंने एक पूरी जिंदगी सोड के साथ बिता दी है। ये जवाब सुनकर उसके फादर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अगले ही पल वो अपनी पावर रिलीज कर देते हैं। उनके आसपास कई एनर्जी सोर्स हवा में समन हो जाती हैं। उनकी पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उनके आदमियों में से एक पीछे धकेल दिया जाता है। बाकी 2 लोग तो सीधे जमीन पर गिर जाते हैं और उस प्रेशर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन इतनी भयानक ऑरा के सामने भी ऑस्कर बिना हिले वहीं खड़ा रहता है। ये देखकर एक आदमी हैरानी से पूछता है कि वो इतना शांत कैसे खड़ा है। प्रेशर को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए ऑस्कर सीधा अपने फादर की आंखों में देखता रहता है। उसके फादर समझ जाते हैं कि इस बार उनका बेटा मजाक नहीं कर रहा। अपनी टेक्निक हटाते हुए वो कहते हैं कि लगता है वो वाकई सीरियस है। ऑस्कर के पास आकर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उसकी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि एक दिन वो अपनी गिल्ड की जिम्मेदारी उसे दे सकते हैं। ये देखकर बाकी लोग ऑस्कर को जलन भरी नजरों से देखने लगते हैं। हल्की सी मुस्कान के साथ उसके फादर वहां से मुड़कर चलने लगते हैं। ऑस्कर बस उन्हें जाते हुए देखता रहता है। उसके दिमाग में अपने फादर के साथ बिताए हुए सारे पल घूमने लगते हैं। अचानक वो दौड़कर उनके पीछे जाता है और पीछे से उन्हें जोर से गले लगा लेता है। वहां मौजूद 2 आदमी मुस्कुराकर कहते हैं कि वो भी उसे दोबारा देखने का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक हंसते हुए कहता है कि आज वो ऑस्कर को सोड की एक और ट्रेनिंग देने वाला है। उनकी बात सुनकर ऑस्कर को सब कुछ याद आ जाता है। ये वही लोग थे जो पहले भी उसके साथ ट्रेनिंग करते थे और यही लोग उसके फादर के कहने पर हमेशा उसके स्पारिंग पार्टनर्स बनते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोड एनर्जी अवेकन की, उन्होंने ऑस्कर को अपने से नीचा समझना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग के नाम पर वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उसी पर निकालते थे। प्रेजेंट में ऑस्कर फिर से उसी आदमी के सामने बैटल के लिए खड़ा हो जाता है। वो आदमी उसे जल्दी करने के लिए कहता है और अपनी वुडन सोड में सोड एनर्जी भर देता है। उस एनर्जी की वजह से दोनों के बीच पावर गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन ऑस्कर उस चैलेंज को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। वो मुड़ता है और सीधा नदी की तरफ चलने लगता है। अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए वो अब तक हुई हर चीज के लिए अंदर ही अंदर थैंकफुल महसूस करता है। उसका ये अजीब बिहेवियर देखकर वो आदमी पूरी तरह शॉक हो जाता है। तभी ऑस्कर अपनी स्वॉर्ड सीधा नदी में फेंक देता है। ये देखते ही उसका राइवल गुस्से से चिल्लाता है और उसे कावड़ कहने लगता है। बाकी लोग भी जोर जोर से चिल्लाते हुए पूछते हैं कि क्या वो बैटल से भाग रहा है। गुस्से में वो आदमी ऑस्कर को डिस्ग्रेस कहता है और अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन ऑस्कर बिना पीछे देखे बस होराइजन की तरफ देखते हुए खड़ा रहता है। हल्की सी मुस्कान के साथ वो कहता है, मैं एक मेज बनूंगा और आज के बाद कभी स्वॉर्ड यूज नहीं करूंगा। ये कहकर वो आदमी अपनी वुडन सोड लेकर गुस्से में ऑस्कर की तरफ दौड़ पड़ता है। अटैक को देखते ही ऑस्कर शांति से अपने पुराने ट्रेनिंग पार्टनर की मूवमेंट्स को एनालाइज करने लगता है।
उसका राइवल सोड एनर्जी की मदद से अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेंथन कर लेता है, लेकिन ऑस्कर एक बैरियर बनाकर उसका अटैक आसानी से रोक देता है। ये देखते ही उसका ओपोनेंट बुरी तरह शॉक हो जाता है। ऑस्कर शांति से कहता है कि इतना उसे हराने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। सीधी प्रोवोकेशन सुनकर उसका राइवल गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है। गुस्से में वो लगातार कई अटैक्स करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक ऑस्कर को छू तक नहीं पाता। तब ऑस्कर को एहसास होता है कि वो फिर से वही पुरानी आदत में आ गया है। वो अब भी इस बैटल को एक नॉर्मल ट्रेनिंग सेशन की तरह ही लड़ रहा था। दूसरी तरफ उसका राइवल गुस्से में चीखते हुए पूछता है कि आखिर वो एक भी हिट क्यों नहीं लगा पा रहा। ऑस्कर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और डिसाइड करता है कि अब इस फाइट को यहीं खत्म कर देना चाहिए। एक ही तेज मूवमेंट में वो आसानी से उसके हाथ से सोड गिरा देता है। अगला ही पल वो उस सोड पर पैर रख देता है और एक पावरफुल स्ट्राइक मारकर अपने राइवल को सीधा जमीन पर गिरा देता है। जमीन पर गिरा हुआ राइवल गुस्से से चीखने लगता है। वो ऑस्कर को गाली देते हुए बास्टर्ड बुलाता है। ऑस्कर उसके सामने खड़ा होकर फाइनल अटैक देने की तैयारी करता है, लेकिन फिर वो अचानक रुक जाता है। शांति से वो पूछता है, एक बिना वेपन वाले ओपोनेंट के अगेंस्ट अपना एडवांटेज क्यों वेस्ट करना। पीछे मुड़कर देखते ही वो नोटिस करता है कि बाकी लोग उस गुस्से में भरे राइवल को रोक रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद ऑस्कर समझ जाता है कि अब कुछ टाइम तक वो उससे दूर ही रहेगा। उसे अपना पास्ट याद आता है, जब उसके फादर ने जबरदस्ती उसकी सोड एनर्जी अवेकन करवाई थी। वही गलती दोबारा ना हो, इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस बार सबसे पहले मैजिक में मास्टरी हासिल करेगा। ये सोचकर वो अकेला जंगल के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। अपने माथे का पसीना साफ करते हुए वो आसपास देखने लगता है। ये कंफर्म करने के बाद कि वहाँ कोई नहीं है, वो एक बड़े से पत्थर के सामने रुक जाता है। उसे यकीन था कि यहाँ उसे कोई नहीं देख पाएगा। उसे अपनी एक पुरानी याद आती है, जहाँ एक मेज उससे पूछ रही थी कि मैजिक आखिर यूज कैसे किया जाता है। ऑस्कर समझाता है कि सोर्ड्समैन अपनी एनर्जी को रिफाइन करके या तो अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं या फिर अपनी सोर्ड को और पावरफुल बना देते हैं। मेज उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनती है। फिर गार्डन के पास बैठकर वो उसे एक एग्जाम्पल देने लगती है। वो जमीन पर रखा हुआ एक वाटरिंग कैन उठाती है और कहती है कि उनके लिए मैजिक यूज करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी पौधे को वाटरिंग कैन से पानी देना। ऑस्कर हैरानी से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। तब मेज समझाती है कि माना पहले बॉडी के सर्किट्स के अंदर सर्कुलेट करता है और उसके बाद उसे एक मैजिकल फॉर्मूला के अंदर पोर किया जाता है। जैसे ही वो स्पेल एक्टिवेट करती है, उसके आसपास के सारे फूल खिल उठते हैं। प्रेजेंट में वापस आकर ऑस्कर एक पत्थर पर बैठकर शांति से मेडिटेट करने लगता है। उसे मेज की बात याद आती है कि माना पूरी दुनिया की हवा में फैला हुआ होता है। आसमान की तरफ देखते हुए वो नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अपनी आंखें बंद करके वो पूरा फोकस माना को महसूस करने पर लगा देता है। उसका मानना था कि एक सोर्समैन होने की वजह से उसके पांचों सेंसेस अपनी लिमिट तक ट्रेन हो चुके थे, इसलिए वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ माना के फ्लो को फील करने की कोशिश करता है। अपनी आंखें बंद रखते हुए ऑस्कर धीरे धीरे नेचर के फ्लो को महसूस करने लगता है। उसे पेड़ों की हल्की सी हरकत, बहते हुए पानी की आवाज और पानी के अंदर तैरती मछलियों की प्रेजेंस तक महसूस होने लगती है। तभी वो धीरे से अपनी एक आंख खोलता है, जैसे उसने आखिरकार कुछ देख लिया हो। अगले ही पल उसके आसपास मना दिखाई देने लगता है। पूरे जंगल में चमकते हुए मना के पार्टिकल्स हर तरफ फ्लो कर रहे थे। ये नजारा देखकर ऑस्कर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। खुशी से वो कहता है कि आखिरकार वो मना को देखने में सक्सेसफुल हो गया। अब उसे सिर्फ इस सारे मना को एब्जॉर्ब करना था। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसे ये करना आता ही नहीं है। तभी अचानक उसके कानों में किसी आवाज की गूंज पड़ती है। वो तुरंत उस डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाता है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो सीधा जमीन पर जंप कर देता है। उसके जंप करते ही कोई चीज उसके बिल्कुल पास वाले बड़े पत्थर से टकरा जाती है। मना को महसूस करते ही ऑस्कर को लगता है कि इस जगह पर कुछ बहुत ही अजीब है। वो खड़ा होता है और उस मिस्टीरियस एनर्जी की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए वो धीरे धीरे उस पावर के सोर्स के और पास पहुंचने लगता है। लेकिन उसे एक बात बहुत स्ट्रेंज लगती है। उसे आसपास किसी भी लिविंग बीइंग की प्रेजेंस महसूस ही नहीं हो रही थी। तभी बिना वार्निंग के वो तुरंत जमीन पर झुक जाता है और एक अटैक को डॉज कर लेता है। अटैक की वजह से धूल का बड़ा बादल उठ जाता है। उस अनएक्सपेक्टेड अटैक की पावर देखकर ऑस्कर भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है। जैसे ही वो सामने देखता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा स्टोन गोलम खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आता कि इतनी सुनसान जगह पर ऐसा मॉन्स्टर आखिरकार कर क्या रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज अगले ही पल होती है। आसमान से एक और इंसान सीधा उसके सामने गिरता है। एक खूबसूरत औरत सीधा गोलम के सिर पर लैंड करती है। नीचे देखते हुए वो ऑस्कर को घूरते हुए पूछती है, तुम मेरी प्राइवेट वर्कशॉप में क्या कर रहे हो? थ्रेटनिंग एक्सप्रेशन के साथ वो पूछती है कि कहीं वो उसकी रिसर्च के पीछे तो नहीं आया, और वार्निंग देती है कि जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच ले। ऑस्कर के सामने खड़ी वो मिस्टीरियस वुमन उसे बड़े शक भरी नजरों से देख रही थी। उसका चेहरा देखते ही ऑस्कर को पुरानी अफवाहें याद आ जाती हैं। फ्रोजन नॉर्थ की एक लेजेंडरी हीरोइन जो सिर्फ एक गोलम के दम पर पूरी आर्मी का सामना कर सकती थी। उसे क्रिएशन मेज के नाम से जाना जाता था और उसका नाम था इजाबेल। ऑस्कर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात उस लेजेंडरी मेज से इस तरह होगी। अगले ही पल वो खुद को चेन्स में जकड़ा हुआ पाता है। अपने थ्रोन पर बैठते हुए इजाबेल तुरंत पूछती है कि वो किस फैक्शन से बिलोंग करता है।
है। ये कहते ही वो अपनी स्टाफ उसकी तरफ पॉइंट कर देती है। जमीन पर एक बड़ा मैजिक सर्कल बन जाता है और ऑस्कर पूरी तरह उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। घबरा कर वो जोर से चिल्लाता है और इजाबेल से अटैक रोकने की रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि उसने रेजिस्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो उसका एनिमी नहीं है। इजाबेल कुछ पल के लिए उसकी बात पर सोचती है, लेकिन फिर खड़ी होकर एक स्पेल प्रिपेयर करने लगती है और ठंडे अंदाज में उससे फेयरवेल कह देती है। घबराकर ऑस्कर जोर से चिल्लाता है, मैं तो अभी तक एक असली मेज भी नहीं हूँ। ये बात सुनकर इजाबेल तुरंत अपना अटैक रोक देती है और चेन्स में बंधे ऑस्कर को हैरानी से देखने लगती है। हल्की सी स्मर्क के साथ वो कहती है, बहुत बेकार एक्सक्यूज है। ये कहकर वो ऑस्कर के सिर पर अपना हाथ रख देती है और किसी अननोन मैजिक का यूज करना शुरू कर देती है। उसकी आंख चमकने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखने लगती है। उसे पता चलता है कि ऑस्कर के सर्किट्स के अंदर बिल्कुल भी मना फ्लो नहीं कर रहा। अब सीन एक रूम के अंदर शिफ्ट होता है। इजाबेल शांति से कहती है कि अब उसे ऑस्कर की सिचुएशन पूरी तरह समझ आ गई है। हाथ में चाय का कप पकड़कर वो बताती है कि उसका उससे माफी मांगने का कोई इरादा नहीं है। वो शिकायत करते हुए कहती है कि वैसे ही पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। हैरान होकर ऑस्कर पूछता है कि क्या वो वाकई मैजिक एकेडमी की प्रोफेसर है। ये सुनकर ऑस्कर के मन में एक नई उम्मीद जगती है। उसे लगता है कि एकेडमी में उसे मैजिक सीखने का सबसे अच्छा मौका मिल सकता है। एक और सिप लेते हुए इजाबेल उसकी तरफ नफरत भरी नजरों से देखती है। ऑस्कर तुरंत खड़ा हो जाता है क्योंकि वो उससे एक बहुत जरूरी रिक्वेस्ट करना चाहता था। उम्मीद से भरी आंखों के साथ वो कहता है, प्लीज मुझे माना मैनिफेस्ट करना सिखा दीजिए। लेकिन इजाबेल बिना किसी हेजिटेशन के उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है। वो ठंडे अंदाज में कहती है कि उसे बिना टैलेंट वाले लूजर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो ऑस्कर से कहती है कि अपनी चाय खत्म करे और वहां से चला जाए। अपनी पिछली जिंदगी की मौत को याद करते ही ऑस्कर दोबारा उसी फेट को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बार बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। इजाबेल की बात को इग्नोर करते हुए वो बस इतना पूछता है, क्या मुझे एक और कप चाय मिल सकती है? अंदर ही अंदर वो सोचता है कि उसे किसी भी तरह इजाबेल को कन्विंस करना होगा। तभी वो अपनी स्पेशल विजिटा यूज करता है, जिसकी मदद से वो आसपास फ्लो हो रहे माना को क्लियरली एनालाइज कर सकता था। उसी वक्त उसकी नजर इजाबेल के गोलम पर पड़ती है और उसे उसके माना फ्लो में एक अजीब सी प्रॉब्लम दिखाई देती है। तुरंत गोलम की तरफ इशारा करते हुए वो कहता है कि उस क्रीचर के साथ कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो ये कहता है, गोलम अचानक जोर जोर से हिलना शुरू कर देता है। कंट्रोल खोने की वजह से उसके हाथ से टी पॉट भी छूट जाता है। अगले ही पल गोलम गलती से इजाबेल के सिर पर जोर से मार देता है और गर्म चाय सीधी उसके ऊपर गिर जाती है। ये देखकर ऑस्कर तुरंत घबरा जाता है। वो खड़ा होकर इजाबेल का नाम चिल्लाता है और उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। ऑस्कर बताता है कि गोलम के हाथ जो बुढ़ा के सर्किट शायद ब्लॉक हो गए हैं। जैसे ही वो ये कहता है, गोलम के शोल्डर का माना फ्लो सच में अनस्टेबल होने लगता है। ये देखकर इजाबेल भी हैरान रह जाती है। वो सोचने लगती है कि ऑस्कर को उसके गोलम की प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला। तुरंत वो ऑस्कर का हाथ पकड़ लेती है और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता चला। वो दोबारा पूछती है कि उसे गोलम के शोल्डर के खराब होने का पता कैसे लगा। ऑस्कर शांति से जवाब देता है कि उसके लिए गोलम का माना फ्लो बिल्कुल अबनॉर्मल दिख रहा था। ये जवाब सुनते ही इजाबेल को एक पुरानी बात याद आ जाती है। सब लोग कहते थे कि माना को देखना नामुमकिन होता है। ऑस्कर उसकी तरफ देखकर सिंपली कहता है, मैं माना के फ्लो को देख सकता हूँ। ये सुनते ही इजाबेल को समझ आ जाता है कि ऑस्कर ने उसका बैरियर इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया था। वो सोचती है कि शायद ये उसके स्वॉर्ड्समैन एक्सपीरियंस की वजह से पॉसिबल हुआ। फिर उसे अपना एक पुराना एनिमी याद आता है जिसके पास भी बिल्कुल ऐसा ही टैलेंट था। तब उसे एहसास होता है कि शायद यही वो टैलेंट था जिससे उसका एनिमी इतनी बुरी तरह जेलस था। ऑस्कर का नाम लेकर इजाबेल उसकी तरफ बिल्कुल नई एक्सप्रेशन के साथ देखती है। हल्की सी मुस्कान के साथ वो आखिरकार उसे माना यूज करना सिखाने के लिए मान जाती है। हैरान होकर ऑस्कर कहता है कि अभी कुछ देर पहले तो आपने मना कर दिया था। अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए इजाबेल कहती है, अब तुमने मेरी क्यूरियोसिटी जगा दी है। ये सुनकर ऑस्कर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बिना देर किए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों हाथ मिलाते हैं और इसी के साथ ऑस्कर की मैजिक ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग शुरू करते हुए इजाबेल समझाती है कि माना वैसे भी नेचुरली बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होता रहता है। ऑस्कर तुरंत पूछता है कि फिर माना को अपने सर्किट्स के अंदर फ्लो करवाने के लिए उसे क्या करना होगा। इजाबेल बताती है कि माना तभी फ्लो करता है जब किसी मैजिक फॉर्मूला का यूज किया जाता है। उस अजीब से डायग्राम को देखकर ऑस्कर पूछता है कि आखिर ये स्ट्रेंज फॉर्मूला क्या है। तब इजाबेल एक स्क्रोल निकालती है और बताती है कि ये वही बेसिक स्पेल है जो मैजिक एकेडमी के हर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को दिया जाता है। एक्साइटेड होकर ऑस्कर पूछता है कि ये किस टाइप का मैजिक है, लेकिन इजाबेल बस मुस्कुराकर कहती है, ये अभी सरप्राइज है। फिर वो ऑस्कर को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो अपने अंदर सर्कुलेट कर रही माना को फील करे और उस माना को इस मैजिक फॉर्मूला के अंदर पोर करने की कोशिश करे। जोश से भरा ऑस्कर तुरंत कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। अंदर ही अंदर इजाबेल सोचती है कि नॉर्मली इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में कम से कम 1 महीना लगता है, लेकिन अगर ऑस्कर का टैलेंट वाकई उतना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ तो शायद वो ये सब सिर्फ आधे महीने में ही कर लेगा। इजाबेल की बातें याद रखते हुए ऑस्कर शांति से बैठ जाता है। वो समझ जाता है कि ये प्रोसेस कुछ हद तक सोर्ड एनर्जी रिफाइन करने जैसा ही है, बस इस बार उसे अपनी सारी कंसंट्रेशन अंदर की तरफ लगानी होगी। आंखें बंद करके वो पूरी तरह फोकस करना शुरू कर देता है। अपने अंदर छिपे माना को ढूंढने के लिए वो पूरी कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। आखिरकार उसे वो मिल गया था जिसे वो ढूंढ रहा था। जैसे ही वो अपना हाथ स्क्रोल पर रखता है, एक चमकता हुआ पर्पल मैजिक सर्कल उसके नीचे बनने लगता है। आंखें खोलते ही ऑस्कर को समझ आ जाता है कि इजाबेल बिल्कुल सही थी। माना तो शुरू से ही उसके अंदर मौजूद था।
उसे बस उसे कंट्रोल करना नहीं आता था। माना को मास्टर करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहली बार चलना सीखना। कोई भी इंसान पैदा होते ही चलना नहीं जानता, गिर गिर कर ही इंसान चलना सीखता है। दूसरी तरफ इजाबेल पूरी तरह शॉक होकर वहीं खड़ी रह जाती है। दुनिया के सबसे टैलेंटेड मेजर्स को भी माना कंट्रोल करना सीखने में काफी वक्त लग जाता है, लेकिन ऑस्कर ने ये काम अपनी पहली ही कोशिश में कर दिखाया था। ऑस्कर आसमान की तरफ देखता है जहां उसके आसपास नए बने हुए माना पार्टिकल्स चमक रहे थे। धीरे धीरे इजाबेल उसकी तरफ चल कर आती है, लेकिन अब भी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचती है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑस्कर ने पहली ही ट्राई में माना को सक्सेसफुली मास्टर कर लिया था। उसे उनकी पहली कॉन्वर्जेशन याद आती है जब ऑस्कर ने उसके गोलम के माना फ्लो की प्रॉब्लम बताई थी। अब वो सोचती है कि शायद ये सब सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ऑस्कर माना को देख सकता है, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, एक बात अब बिल्कुल क्लियर थी। ऑस्कर के पास मैजिक के लिए एक अनबिलीवेबल टैलेंट था। अपने सामने बने हुए स्पेल को देखकर ऑस्कर फाइनली समझ जाता है कि असली मैजिक आखिर होता क्या है। खुशी से भरी इजाबेल उसका नाम लेकर उसे बुलाती है और कहती है कि उसने जो अभी किया है वो सच में इनक्रेडिबल था। खुशी में वो उसकी पीठ पर जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने ये सब पहली ही ट्राई में कर दिखाया। लेकिन ऑस्कर का जवाब सुनकर इजाबेल कंफ्यूज हो जाती है। ऑस्कर शांति से कहता है ये अभी भी काफी नहीं है। बने हुए मैजिक को देखते हुए वो कहता है ये उतना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा। उसे बचपन में पहली बार देखा हुआ मैजिक याद आ जाता है। उस वक्त उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वही उसकी असली एडमिरेशन थी। ऑस्कर धीरे से कहता है मैजिक एक स्पेशल और ब्यूटीफुल चीज होनी चाहिए, लेकिन ये स्पेल कुछ अलग सा लग रहा है। स्क्रोल की तरफ इशारा करते हुए वो कहता है कि इस पेन में कुछ तो गलत है, बिल्कुल उस गोलम की तरह। इस स्पेल का माना फ्लो भी नेचुरल नहीं लग रहा। ये कहकर वो इजाबेल की तरफ मुड़ता है और पूछता है आपको क्या लगता है। उसका सवाल सुनकर इजाबेल की एक पल के लिए हैरान रह जाती है। उस पल ऑस्कर को आखिरकार समझ आ जाता है कि वो अपने फ्यूचर में असल में क्या बनना चाहता है। अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए वो कहता है मैं सिर्फ एक नॉर्मल मेज नहीं बनना चाहता। जोश से भरी आवाज में वो अपना असली सपना बताता है मैं ऐसा मैजिक क्रिएट करना चाहता हूं जो बिल्कुल परफेक्ट और खूबसूरत हो। ऑस्कर की बात सुनकर इजाबेल बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब देती है अगर तुम्हें उस स्पेल में कुछ गलत लगा तो उसे दोबारा लिख देना चाहिए था। ये जवाब सुनकर ऑस्कर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। एक्साइटमेंट के साथ वो तुरंत इजाबेल के पास आ जाता है और पूछता है मैजिक फॉर्मूलाज को ड्रॉ कैसे करते हैं। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। ऑस्कर के फादर कैसल के एक लंबे कॉरिडोर में अकेले चल रहे होते हैं। उनके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था जैसे वो किसी पुरानी बात को याद कर रहे हों। दूसरी तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड में ऑस्कर के राइवल जमीन पर गिरे हुए थे। वो सब हैरान थे कि ऑस्कर इतना पावरफुल कैसे बन गया। तभी ऑस्कर के फादर वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ आखिर हुआ क्या था। अपनी गलती छुपाने की कोशिश में वो लोग कहते हैं कि कुछ खास नहीं हुआ, बस नॉर्मल ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन उनके फादर उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। सीरियस नजरों से वो दोबारा पूछते हैं कि सच क्या हुआ था। डर के मारे सब लोग सच बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर पूरी इंसिडेंट डिटेल में बताता है। सब कुछ सुनने के बाद ऑस्कर के फादर कुछ देर तक चुप रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि उन्हें यकीन करना मुश्किल लग रहा है कि ऑस्कर अकेला ही सबको हरा सकता है। इसके बाद वो सबको ऑर्डर देते हैं कि अपनी इंजरीज का ध्यान रखें ताकि कल की ट्रेनिंग पर उसका कोई असर न पड़े। वो आदमी झुककर उनके सारे ऑर्डर्स मान लेता है। सबके जाने के बाद ऑस्कर के फादर दूर होराइजन की तरफ देखने लगते हैं। हल्की सी मुस्कान के साथ वो कहते हैं लगता है वक्त आ गया है, अब मैं उसे सॉर्ड एनर्जी देने वाला हूं। सीन फिर से इजाबेल की वर्कशॉप में शिफ्ट होता है। पूरा रूम बुक्स और रिसर्च मटेरियल से भरा हुआ था। ऑस्कर हैरानी से कहता है कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैजिक फॉर्मूलाज इतने डीप होते हैं। इजाबेल कहती है कि अगर वो चाहे तो उसकी कुछ बुक्स ले जा सकता है। मुस्कुराते हुए वो बताती है कि उसका सारा नॉलेज इन्हीं बुक्स के अंदर है। लेकिन अगले ही पल जब वो ऑस्कर की तरफ देखती है तो वो वहां से गायब होता है। हैरान होकर वो इधर उधर देखने लगती है। तभी ऑस्कर एक बहुत बड़े ढेर के साथ वापस आता है। उसके हाथों में किताबों का इतना बड़ा पाइल था कि वो मुश्किल से दिख रहा था। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में वो कहता है मैं ये सब ले जा रहा हूं। इजाबेल हैरानी से पूछती है क्या तुम सच में सारी बुक्स ले जाओगे। ऑस्कर सीधा जवाब देता है आपने ही तो परमिशन दी थी। ऑस्कर के जाने से पहले इजाबेल उसे आवाज लगाती है। वो कहती है कि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग देनी है, चाहे उस वार्निंग से उसका एक्साइटमेंट थोड़ा कम ही क्यों ना हो जाए। इजाबेल सीरियस होकर कहती है अब जब तुम्हारी बॉडी में माना आ चुका है तुम ऑफिशियली एक मेज बन चुके हो। फिर वो उसे वार्न करती है अब से सॉर्ड यूज करते वक्त बहुत केयरफुल रहना। उसकी ये बात सुनते ही ऑस्कर को तुरंत अपने फादर की याद आ जाती है। इजाबेल की वार्निंग पूरी करते हुए कहती है अगर तुमने जरा सी भी लापरवाही की तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। सीन दोबारा आइजन विलेज में शिफ्ट होता है। दूर से ऑस्कर अपने घोड़े पर बैठा हुआ पूरे गांव को देख रहा होता है। लंबे सफर के बाद उसके चेहरे पर थकान और सीरियसनेस दोनों साफ नजर आ रही थी। घर के अंदर उसका बीमार फादर बेड पर लेटे हुए धीरे से कहता है काफी वक्त हो गया। बेड के पास पहुंचते ही ऑस्कर देखता है कि उसके फादर ने आखिरकार उसे पहचान लिया। वो तुरंत उनके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके फादर धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं। उसी पल ऑस्कर को अपनी पुरानी याद आ जाती है जहां उसके फादर उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि उसके पास सच में बहुत टैलेंट है,
लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उसे मैजिक छोड़ने पर मजबूर करना उनकी कोई गलती नहीं थी। ये याद आते ही ऑस्कर के दिल में गहरा दर्द उठता है। उसके फादर ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे स्वॉर्ड के रास्ता चुनने पर मजबूर किया था। अब ऑस्कर के हाथ में रजिस्ट्रेशन लेटर था और इस बार उसके पास अपनी जिंदगी का रास्ता दोबारा चुनने का मौका था। अपने लेटर को मजबूती से पकड़ते हुए वो अंदर ही अंदर एक फैसला कर लेता है। इस बार वो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जिएगा। सीन बदलता है। ऑस्कर एक बहुत बड़े गेट के सामने खड़ा होता है। उसके सामने थी मैजिक एकेडमी। अपने फादर को याद करते हुए वो धीरे से कहता है, इस बार मैं मैजिक एकेडमी ज्वाइन करूंगा। और इसी के साथ ऑस्कर अपनी नई जिंदगी की पहली स्टेप लेकर मैजिक एकेडमी के अंदर एंटर कर जाता है। दूसरी तरफ एक रहस्यमयी आदमी आग के सामने खड़ा सब कुछ शांति से देख रहा था। जैसे ही लड़का वहां पहुंचता है, वो पूछता है, किसी काम से आए हो? लड़का बिना हिचकिचाए उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपके साइन लेने आया हूं। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को घूरते रहते हैं। माहौल इतना टेंस था कि जैसे किसी भी वक्त लड़ाई शुरू हो सकती थी। वो आदमी कहता है, ये बाद में भी हो सकता है, लेकिन लड़का तुरंत मना कर देता है, नहीं, मुझे अभी साइन चाहिए। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। शायद उसे लड़के का ये जिद्दी एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। लड़का फिर कहता है, मैं और वेट नहीं कर सकता, एडमिशन के लिए मुझे आपके साइन की जरूरत है। ये सुनकर उसका पिता पूछता है, आखिर तुम मैजिक का रास्ता ही क्यों चुनना चाहते हो? फिर वो उसे उनकी पुरानी बात याद दिलाता है, जब उसने पहली बार मैजिक सीखने की बात की थी। लेकिन लड़का उस सवाल का जवाब देने के बजाय चुपचाप पेन उठाता है और साइन करवाने के लिए आगे बढ़ा देता है। ये देखकर उसका पिता गुस्से में बोलता है, ये सब सिर्फ एक बेवकूफी है। फिर वो दोबारा पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सिर्फ एक छोटी सी जिद है? लड़का अपना सर झुकाकर शांत आवाज में कहता है, हाँ, मेरी नजर में तो ये बस इतनी सी बात है। अचानक उसका पिता उसके कंधे पर हाथ रखता है और अगले ही पल वहां से जबरदस्त मैजिकल एनर्जी फूट पड़ती है। पावर इतनी ज्यादा थी कि आसपास का माहौल ही बदल जाता है। शॉक होकर वो चिल्लाता है, ये कैसा मजाक है? फिर हैरानी से पूछता है, क्या तुम माना को पूरी तरह मास्टर कर चुके हो? लड़का हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे लगा था आपको मनाना इतना आसान नहीं होगा। ये सुनकर उसका पिता और भी गुस्से में आ जाता है, मुझे मनाना? किस बात के लिए? लड़का शांति से जवाब देता है, बिना तलवार के स्वॉर्ड्समैन को हरा देना ही मेरी असली टैलेंट की सबसे बड़ी मिसाल है। फिर वो कहता है, मुझे अपनी पूरी कैपेबिलिटी का अच्छी तरह अंदाजा है। लेकिन उसका पिता जोर से चिल्लाता है, तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कहता है, अगर तुम स्वॉर्ड्समैन बन जाओ तो तुम्हारी सक्सेस पक्की है। लड़का उसकी बात मानता है, लेकिन फिर कहता है, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं। सिर्फ सक्सेसफुल हो जाना खुश होने की गारंटी नहीं होती। अब ये सिर्फ बाप और बेटे की बात नहीं रही थी, ये उनके आइडियल्स की टक्कर बन चुकी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसका पिता अपना हाथ चेहरे पर रखता है और कहता है, ठीक है, अब मुझे सब समझ आ गया। लड़का बस उसकी तरफ देखता रहता है, ये जानने के लिए कि अब वो क्या करेगा। लेकिन अगले ही पल उसके पिता के चेहरे पर एक ठंडी और खौफनाक मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से कहता है, अभी भी सब कुछ ठीक। ये सुनकर लड़का भी एक पल के लिए सन्न रह जाता है। उसका पिता कहता है, अगर तुम इसी गलत रास्ते पर चलने की जिद करोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती सही रास्ता दिखाऊंगा। इतना कहकर वो अपनी तलवार निकाल लेता है और आखिरी बार कहता है, आज चाहे तुम मेरी बात ना मानो, लेकिन एक दिन जरूर मेरा शुक्रिया अदा करोगे। लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने पिता की आंखों में देखकर कहता है, वो दिन कभी नहीं आएगा फादर। और सच तो ये था कि अपनी पिछली जिंदगी में भी वो दिन कभी नहीं आया था। उसका पिता तलवार उसकी तरफ करके कहता है, अपना वेपन उठा लो, कम से कम तैयार होने का मौका तो दे ही सकता हूं। लड़का एक गहरी सांस लेता है, आंखें बंद करके खुद को शांत करता है और आने वाली लड़ाई के लिए फोकस करता है। जब वो आंखें खोलता है तो उसकी नजरों में सिर्फ डिटर्मिनेशन ही डिटर्मिनेशन था। वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ मैजिक एकेडमी का एडमिशन लेटर दिखाता है और कहता है, अब मैं सोर्ड्समैन नहीं, एक मेज हूं और ये लेटर मेरी नई जिंदगी का सबूत है। ये कहकर वो उस लेटर को सीधा जलती हुई आग में फेंक देता है। कुछ ही पल में पूरा लेटर राख बन जाता है। ये देखकर उसका पिता हैरान भी होता है और गुस्से से भर भी जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि लड़का आखिर कर क्या रहा है। तब लड़का चैलेंज देते हुए कहता है, अगर इतना ही यकीन है तो ये चीज मुझसे छीन कर दिखा दीजिए। उसका पिता धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, चलो देखते हैं तुम्हारी किस्मत कितनी देर तक तुम्हारा साथ देती है। फिर वो उसे वार्निंग देता है, सिर्फ मेरी मैजिकल प्रेशर को झेल लिया इसका मतलब ये मत समझना कि तुम मेरे बराबर हो। ये बोलते ही वो बिजली की स्पीड से तलवार चलाता है। एक ही पल में ब्लेड लड़के की गर्दन के बिल्कुल पास आ जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हर अटैक को पहले से ही देख पा रहा हो। और इसकी वजह भी थी, बचपन से ही उसने अपने पिता की हर मूवमेंट, हर स्टैंस और हर अटैक को इतनी बार देखा था कि वो सब उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस चुका था। उसकी आंखों में तलवार की रिफ्लेक्शन चमक रही थी और अगले ही पल वो लगातार काउंटर अटैक्स की बारिश कर देता है।
ये देखकर उसका पिता भी सीरियस हो जाता है और एक ऐसा अटैक चला देता है जो पूरे एरिया को कवर कर लेता है। लेकिन लड़का हर एक स्ट्राइक को इतनी आसानी से डॉज करता है जैसे उसे पहले से पता हो कि अटैक कहां से आने वाला है। फिर वो शांति से कहता है, जिस इंसान को मैंने जिंदगी भर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया वो आप ही थे। ये सुनकर उसका पिता कुछ कदम पीछे हटता है और कहता है, कम से कम एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम अपनी बातों पर खरे उतरते हो। वो उसकी तारीफ भी करता है कि बिना माना यूज किए इतने सारे अटैक्स डॉज करना कोई आम बात नहीं है। फिर वो कहता है, तलवार चलाने का तुम्हारा टैलेंट वाकई असली है। उसके बाद वो अपनी पावर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मेरी ताकत एक्सेप्ट कर लो। लड़के को तुरंत याद आता है कि कुछ देर पहले उसके पिता ने कहा था कि वो उसे झुकने पर मजबूर कर देंगे। हल्की सी मुस्कान के साथ वो पूछता है, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं हार मान लूं? ये सुनकर उसका पिता गुस्से में कहता है, बेवकूफ लड़के। लेकिन लड़का शांत रहता है और बोलता है, जैसे मेरा टैलेंट है वैसे ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये कहकर वो अपनी जेब से एक क्विल निकालता है। उसका पिता हैरान होकर पूछता है, क्या तुम उस पंख को तलवार की तरह यूज करने वाले हो? लड़का मुस्कुराता है और कहता है, ये तलवार नहीं, बिगिनर्स के लिए बना हुआ एक मैजिक स्टाफ है। उसे इजाबेल की बात याद आती है। मैजिक चलाने के लिए सिर्फ पावर नहीं, नॉलेज भी उतनी ही जरूरी होती है। और इसी वजह से उसके पिता, जो तलवार के मास्टर थे, मैजिक के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। लड़का क्विल को मजबूती से पकड़ लेता है। उसका पिता बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि अगला अटैक किस तरह का होगा। वो पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ झपटता है, लेकिन लड़का अपनी खास विजन की मदद से उसके हर अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। अगले ही पल वो मैजिक से अपनी कई कॉपीज क्रिएट कर देता है। उसका पिता असली टारगेट पहचान ही नहीं पाता। अटैक खाली चला जाता है और लड़का बिना एक खरोच के बच निकलता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर अचानक वो अपने पिता के बिल्कुल पीछे अपीयर हो जाता है। इस बार सरप्राइज होने की बारी उसके पिता की थी। जैसे ही वो पलटकर वार करने की कोशिश करते हैं, लड़का उनकी तलवार वहीं रोक देता है और उस एक मूव से ही दिखा देता है कि अब वो पहले वाला लड़का बिल्कुल नहीं रहा। क्विल को मजबूती से पकड़ते हुए वो उस मैजिक को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है जिसका उसने बचपन से सपना देखा था। अपनी सारी नॉलेज और माना को यूज करके वो एक मैजिकल फॉर्मूला ड्रॉ करता है। उसके दिमाग में बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। उसे वो पहला मैजिक याद आता है जो उसने अपनी जिंदगी में देखा था। वही मैजिक जिसे देखकर उसने हजारों बार सपना देखा था कि एक दिन वो भी इसे यूज करेगा। हल्की सी मुस्कान के साथ वो स्पार्क स्पेल कास्ट करता है। उसके सामने अपनी बीमार मां की तस्वीर फ्लैश होती है जो रॉकिंग चेयर पर बैठी थी। अगले ही पल छोटी छोटी चमकती हुई स्पार्क्स उसके क्विल से निकलती हैं। ये देखकर उसका पिता एकदम सन्न रह जाता है। वो बस बिना कुछ बोले उन स्पार्क्स को देखता रहता है। स्पार्क स्पेल सीधा जाकर उसके पिता को हिट करता है और एक छोटी सी रोशनी का ब्लास्ट होता है। हैरान होकर वो सोचता है ये कैसा मैजिक था, लेकिन उसे संभलने का मौका मिले उससे पहले ही लड़का उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उसका पिता गुस्से में कहता है, क्या ये मैजिक सिर्फ मेरा ध्यान भटकाने के लिए था? लेकिन अगले ही पल लड़का उसे हवा में उछाल देता है। तब उसे समझ आ जाता है कि वो स्पार्क स्पेल सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं था। जैसे ही उसका पिता जमीन पर लैंड करता है, वो देखता है कि उसकी तलवार के बिल्कुल पास लड़का खड़ा है। तलवार की चमकती ब्लेड में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था। क्विल सीधा उसकी तरफ पॉइंट की हुई थी। लड़का शांति से कहता है, मुझे पता था कि आप हमेशा मेरी प्रेजेंस को टारगेट करेंगे। उसका पिता पूछता है, तो तुम्हारा असली मकसद मेरी तलवार छीनना था? लड़का हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अपना असली ऑब्जेक्टिव छुपाना मैंने आपसे ही सीखा है। ये सुनकर उसका पिता अपना हाथ चेहरे पर रख लेता है। वो क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड था। फिर वो कहता है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम तलवार में बहुत आगे जाओगे, लेकिन मैजिक में कोई गारंटी नहीं होती। दोनों फिर एक बार आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ पल तक सिर्फ खामोशी रहती है। फिर लड़का मुस्कुराकर कहता है, मैं बस आपको वो रास्ता दिखाना चाहता था जो मैं अपनी मर्जी से चुनना चाहता हूं। उसके बाद वो एक ऐसा सवाल पूछता है जिसने उसके पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या आप सिर्फ इसलिए स्पोर्ट्समैन बने थे क्योंकि उसमें सक्सेस की गारंटी थी? ये सवाल सुनते ही उसके पिता को पुरानी यादें याद आ जाती हैं। फ्लैशबैक में एक आदमी पूछता है कि क्या उनका बेटा भी तलवार का रास्ता चुने। अपनी वाइफ के पास बैठे हुए वो कहते हैं, हमारी बेटी में तलवार का नेचुरल टैलेंट है। लेकिन उसकी वाइफ मुस्कुराकर जवाब देती है, और तुमने लड़ाई इसलिए शुरू की थी क्योंकि तुम्हें वो कूल लगती थी? फिर वो प्यार से कहती है, हमें उसके लिए रास्ता चूज करने की जरूरत नहीं है, वो अपना रास्ता खुद चुनेगा। ये याद करते ही उसके पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से कहता है, मुझे लगा था मेरा बेटा एक स्वॉर्ड सेंट बनेगा। लड़का उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखता है, लेकिन इस बार उसका पिता चुपचाप मुड़कर चलने लगता है। एक पल के लिए लड़का भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर हुआ क्या। तभी उसका पिता रजिस्ट्रेशन फॉर्म उठाता है और उस पर अपने साइन कर देता है। आखिरकार उसने अपने बेटे के चुने हुए रास्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। लड़का हैरानी से उन्हें देखते रहता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका डिसीजन इतनी जल्दी बदल गया।
उसका पिता मुस्कुराकर कहता है, वैसे इस मैजिक क्विल से साइन नहीं किए जाते। सीन चेंज होता है। मैजिक एकेडमी में नए स्टूडेंट्स का स्वागत करने की तैयारी चल रही थी। एक इंस्ट्रक्टर फाइल्स देखते हुए कहता है कि इस साल के स्टूडेंट्स काफी एक्सेप्शनल है। एक और टीचर बताती है कि प्रिंसेस और कई बड़ी नोबल फैमिलीज के बच्चे भी एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं। एक यंग इंस्ट्रक्टर मुस्कुराकर कहता है, उनमें से कई लोग तो अपनी हेरिडिटरी मैजिक पहले ही मास्टर कर चुके हैं। तभी एक मिस्टीरियस आदमी भी एक फाइल हाथ में पकड़े खड़ा होता है, लेकिन अपनी पहचान सबसे छुपा कर रखता है। एक इंस्ट्रक्टर उससे पूछता है, क्या इस बैच में कोई खास स्टूडेंट है? वो मिस्टीरियस आदमी फाइल बंद करके कहता है, इस साल कुछ स्टूडेंट्स सेंट क्लास के लायक हैं। दूसरी तरफ हमारा हीरो हॉस्टल में बैठा क्विल को पेन की तरह यूज करके मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। हॉस्टल के बाहर उसका पिता हल्की सी मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही लड़का बाहर आता है, उसका पिता उसे गर्व भरी नजरों से देखता है। देखते ही देखते पूरे 6 महीने बीत चुके थे। आज वो दिन आ ही गया था जब उसे मैजिक एकेडमी के लिए निकलना था। रास्ते में चलते हुए लड़का मुस्कुराकर कहता है, पता ही नहीं चला वक्त कितनी जल्दी निकल गया। उसका पिता कहता है, सिर्फ तुम ही नहीं, बाकी सब भी इन 6 महीनों में अपनी मैजिक को और स्ट्रांग बना रहे थे। फिर वो उसे एक आखिरी नसीहत देता है, मजबूत रहना, क्योंकि ये रास्ता तुमने खुद चुना है। लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सर हिलाता है और कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक रहूंगा। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ मजाक में बोलता है, वैसे भी दुनिया में आपसे ज्यादा डरावना इंसान कोई नहीं है। ये सुनकर उसके पिता के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि उनका बेटा अपने नए सफर के लिए पूरी तरह तैयार है। वो उसे अलविदा कहते हैं, मुड़कर चल देते हैं और धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। अपने हाथ में एडमिशन लेटर पकड़े लड़का खुद से कहता है, आखिरकार अब मैं मैजिक एकेडमी जा सकता हूँ। रास्ते में दूसरे नए स्टूडेंट्स के बीच से गुजरता हुआ वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। ये वही मैजिक एकेडमी थी जिसका उसने बचपन से सपना देखा था। जैसे ही वो एकेडमी के बड़े बड़े गेट्स खोलता है, उसके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुल जाती है। गेट के पीछे एक शानदार और बेहद खूबसूरत कासल खड़ा था। हर तरफ मीजेस नए स्टूडेंट्स के वेलकम के लिए अलग अलग मैजिक स्पेल्स कास्ट कर रहे थे। छोटे छोटे मैजिकल नोम्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर पूरे माहौल को किसी फेस्टिवल जैसा बना रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स अपनी ब्रूमस्टिक्स पर हवा में तेज रफ्तार से उड़ते हुए नजर आ रहे थे। ये सब देखकर वो मुस्कुरा देता है और कहता है, ये जगह तो सोर्ड एकेडमी से बिल्कुल ही अलग है। नोम्स अब भी अपनी धुन में म्यूजिक बजा रहे थे। उन्हें देखकर लड़का झुककर उन्हें ध्यान से देखने लगता है और सोचता है, वैसे नोम्स और गोलम्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? लेकिन अगले ही पल उसे रजिस्ट्रेशन याद आ जाती है। वो तुरंत खड़ा होता है और कहता है, अगर अभी नहीं चला तो रजिस्ट्रेशन के लिए लेट हो जाऊंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके सामने अचानक इज़ाबेल खड़ी मिलती है। वो तुरंत उसके पास जाता है और हंसते हुए कहता है, उम्मीद करता हूं पिछले 6 महीनों में तुमने आलस नहीं किया होगा। इज़ाबेल भी मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे फिर से अपने टैलेंट से सरप्राइज करना। लड़का आसपास देखकर पूछता है, वैसे बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? इज़ाबेल सामने की तरफ इशारा करके बताती है, वहां फर्स्ट क्लास के लिए सिलेक्शन एग्जाम चल रहा है। फिर वो एकेडमी का सिस्टम समझाती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, एक उनके लिए जिनके पास माना है और दूसरी उनके लिए जिनके पास माना नहीं है। लेकिन इन दोनों से ऊपर एक और स्पेशल क्लास होती है जहां सिर्फ सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को जगह मिलती है। और ये एग्जाम इसीलिए होता है ताकि उन एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को बाकी सबसे अलग किया जा सके। फिर वो उससे वार्निंग देती है, मेरी मानो इस एग्जाम से जितना दूर रह सकते हो उतना रहना। लड़का हैरानी से पूछता है, ऐसा क्यों? इज़ाबेल गहरी सांस लेकर कहती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्लियर करते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं होते। वो बचपन से ही मैजिक के बीच बड़े हुए मॉन्स्टर्स होते हैं। लेकिन ये सुनकर लड़का डरा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। वो मुस्कुराकर कहता है, मतलब मुझे वहां एडवांस्ड मैजिक देखने और सीखने को मिलेगी। इज़ाबेल बस अपना हाथ माथे पर रख लेती है और कहती है, तुम्हें समझाना बिल्कुल बेकार है। फिर वो कहती है, चलो अपनी आंखों से देख लो। दोनों मिलकर अरीना की तरफ बढ़ते हैं। अरीना के अंदर 2 स्टूडेंट्स एग्जीबिशन मैच के लिए आमने सामने खड़े थे। जैसे ही बैटल शुरू होती है, उनमें से एक स्टूडेंट वाटर मैजिक यूज करके सामने वाले अटैक को रोक देता है। अगले ही पल पानी की एक जबरदस्त लहर पूरी अरीना में फैल जाती है, जो उसकी मैजिकल पावर का लेवल साफ दिखा रही थी। सक्सेसफुल अटैक लैंड होते ही वो स्टूडेंट मुस्कुरा उठता है और असली सिलेक्शन एग्जाम अब शुरू होने वाला था। अरीना में चल रही फाइट देखते हुए उसे समझ आ जाता है कि इस एग्जाम का असली टेस्ट मैजिक से टारगेट्स को हिट करना है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही वो मुड़कर देखता है, सामने सफेद बालों वाला एक लड़का उसे हाथ से बुला रहा था। वो घमंड भरी आवाज में कहता है, तुम जैसे कॉमनर का यहाँ कोई हक नहीं है। गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए वो उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहता है। हमारा हीरो शांति से जवाब देता है, मैंने तो सुना था कि अकेडमी में हर नया स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। ये सुनकर नोबल लड़का हंस पड़ता है और कहता है, बातों में तो काफी तेज हो। तब हमारे हीरो को इज़ाबेल की बात याद आती है। अब उसे समझ आ गया था कि वो स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर्स क्यों कह रही थी। यहां सिर्फ ताकत ही नहीं, नोबल और कॉमनर का भेदभाव भी था। इस क्लास में आम लोगों का स्वागत नहीं था। नोबल उसे हल्का सा धक्का देता है और कहता है, ध्यान से देख, अब मेरी बारी है।
अरीना के बीच एक फीमेल इंस्ट्रक्टर अपना स्टाफ उठाकर अगले पार्टिसिपेंट का नाम अनाउंस करती है। नोबल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, फर्स्ट क्लास उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मैजिक को डेडिकेट की है। ये कहकर वो स्पेल चैंट करता है, फ्रीज ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस। अगले ही पल जमीन से बर्फ के विशाल पिलर्स फूट निकलते हैं। पूरी अरीना बर्फ से भर जाती है और उसकी आइस मैजिक देखकर ऑडियंस शॉक हो जाती है। हमारा हीरो भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। लोग तालियां बजाते हुए कहते हैं, हाउस गैलॉय से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उसने एक ही अटैक में अपनी पूरी पावर दिखा दी। हीरो शांति से सब देखने के बाद धीरे से कहता है, अब समझ आया, ये जगह मेरे लिए नहीं है। एक पल के लिए नोबल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन हीरो अपनी बात पूरी करता है। तुम्हारी मैजिक वाकई इंप्रेसिव है, तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। लेकिन वो हल्का सा मुस्कुराता है। ये सब बहुत बड़ी वेस्ट है। ये सुनकर नोबल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अभी तुमने मेरी मैजिक के बारे में क्या कहा? लेकिन हीरो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो मुड़कर वहां से जाने लगता है। चलते हुए वो सोचता है कि मेहनत और वक्त की कीमत उसे किसी और से ज्यादा पता है। फिर वो मुस्कुरा कर कहता है, फिर भी तुम्हारी वजह से मुझे अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस आ गया, थैंक्स। ये सुनकर क्राउड जोर जोर से हंसने लगता है। देखो इसे, वॉन्ड की जगह पेन लेकर आया है। इससे टारगेट तो छोड़ो, स्पेल भी प्रॉपरली कास्ट नहीं होगा। उधर नोबल भी अपनी आइस मैजिक पर पूरा भरोसा रखते हुए सोचता है, मेरी मैजिक में एक भी फ्लॉ नहीं हो सकता। अब हीरो की बारी थी। वो बर्फ के उन बड़े बड़े पिलर्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। नोबल मन ही मन सोचता है, हमारा हाउस आइस मैजिक में स्पेशलाइज करता है, इस स्ट्रक्चर में कोई कमी हो ही नहीं सकती। फिर मैं इस कॉमनर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं? फीमेल इंस्ट्रक्टर अगले पार्टिसिपेंट के लिए सिग्नल देती है। वो सोचती है, इस साल का बैच वाकई कमाल का है, जैसे रूमर्स थे बिल्कुल वैसे ही। उसकी नजर जाजान पर जाती है। रिप्रेजेंटेटिव बनने का सबसे बड़ा कैंडिडेट थे जाजान ही लग रहा है। लेकिन फिर उसकी नजर हमारे हीरो पर टिक जाती है। फिर भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है। क्राउड में से एक आदमी चिल्लाता है, अगर टारगेट हिट नहीं कर सकता तो सीधा गिव अप कर दे। लेकिन इंस्ट्रक्टर नोटिस करती है कि लड़का बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। अपनी स्पेशल विजन एक्टिवेट करके वो सामने खड़े बर्फ के पिलर्स को ध्यान से देखने लगता है। उसे उनके अंदर छुपे हर एक फ्लॉ साफ साफ नजर आ रहे थे। वो अपनी क्विल मजबूती से पकड़ता है। अब वक्त आ गया था सबको अपनी असली मैजिकल एबिलिटी दिखाने का। ये देखकर इंस्ट्रक्टर भी हैरान रह जाती है। हीरो एक मैजिकल फॉर्मूला बनाता है और फायर मैजिक कास्ट करने की तैयारी करता है। अगले ही पल एक छोटा सा फायर स्पेल निकलता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट होती है कि वो एक साथ सारे टारगेट्स को एग्जैक्ट वीक पॉइंट्स पर हिट कर देता है। एक के बाद एक सारे टारगेट जमीन पर गिर जाते हैं। पूरी ऑडियंस एकदम सन रह जाती है। इंस्ट्रक्टर शॉक होकर बोल पड़ती है, ये अभी हुआ क्या? लोग हैरानी से कहने लगते हैं, उसने तो सिर्फ बेसिक मैजिक यूज की थी, फिर भी सारे टारगेट सेट कर दिए। कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अकेडमी में आया है तो कम से कम कोई एडवांस स्पेल तो यूज करता। लेकिन हीरो बस हल्की सी मुस्कान देता है और बिना किसी की बात का जवाब दिए मुड़कर चल देता है। उधर नोबल जमीन पर बैठा सोच रहा था कि एग्जाम में ये लड़का कौन सी जबरदस्त मैजिक दिखाएगा। लेकिन अब वो बस जमीन की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब मेरी सोच से बिल्कुल अलग था। हीरो इंस्ट्रक्टर के पास जाकर शांति से पूछता है, मैम क्या मैं एग्जाम फेल हो गया? इंस्ट्रक्टर जोर से कहती है, फेल? तुमने एक नहीं पूरे 5 टारगेट्स हिट किए हैं। कंग्रेचुलेशंस, तुम एग्जाम बिना किसी प्रॉब्लम के पास कर चुके हो। हीरो कंफ्यूज होकर इंस्ट्रक्टर की तरफ देखता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी ज्यादा शॉक्ड क्यों हो गई। वो सीधा पूछता है, मैम आप इतनी सरप्राइज क्यों हैं? इंस्ट्रक्टर उसकी तरफ देखकर कहती है, अगर तुम इतनी एक्यूरेसी से टारगेट हिट कर सकते थे तो उन्हें एक एक करके क्यों नहीं मारा? फिर वो थोड़ी गुस्से में बोलती है, और प्लीज ये मत कहना कि ये सब सिर्फ लक था। हीरो कुछ पल सोचता है और अपनी थोड़ी पर हाथ रख लेता है। उसके दिमाग में अभी भी उस नोबल की आइस मैजिक घूम रही थी। वो मन ही मन सोचता है, सच कहूं उसकी आइस मैजिक वाकई कमाल की थी। उसे अरीना में खड़े वो बर्फ के विशाल पिलर्स याद आते हैं। इतना पावरफुल स्पेल देखना वाकई इंप्रेसिव था। वो शांति से जवाब देता है, एक ही स्पेल में इतना सारा माना यूज करना सिर्फ वेस्ट है। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर और भी कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है, माना वेस्ट? तुम्हारा मतलब क्या है? हीरो मुस्कुराकर समझाता है, मैंने इस एग्जाम को सिर्फ एक टेस्ट नहीं समझा, मैंने इसे एक असली बैटलफील्ड की तरह देखा। अगर ये सच में बैटलफील्ड होता तो इतना सारा माना एक ही अटैक में खर्च करना सबसे बड़ी गलती होती। मैजिक सिर्फ पावरफुल होना जरूरी नहीं, एफिशिएंट होना भी उतना ही जरूरी है। उसकी बात सुनते ही इंस्ट्रक्टर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। वो बस उसकी तरफ देखती रहती है। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, सॉरी मैंने तुम्हारी बात बीच में काट दी, अब मुझे समझ आ गया। सीन चेंज होता है। हीरो अकेडमी के अंदर अकेले चलता हुआ एग्जाम के बारे में सोच रहा था। उधर इंस्ट्रक्टर के दिमाग में भी उसी लड़के की परफॉर्मेंस बार बार चल रही थी। उसकी विजन, करेज और सबसे बढ़कर उसका माना कंट्रोल।
ये तीनों चीजें किसी ऑर्डिनरी स्टूडेंट की नहीं थी, वो मन ही मन सोचती है। यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट से ज्यादा शायद इसी लड़के को मैजिक का असली मतलब समझ आता है। आज उसने साबित कर दिया कि उसके अंदर एक ऐसे मेज बनने की पोटेंशियल है जो बाकी सबसे कई गुना ज्यादा आगे जा सकता है। उधर हीरो एकेडमी के रास्ते पर चलते हुए अपने पहले दिन के बारे में सोचकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। मैजिक एकेडमी का पहला ही दिन और इतने कमाल के मेज से मिलने का मौका मिल गया। अकेडमी के अंदर अकेले चलते हुए अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए हैं। वो तुरंत अपने कदम रोक देता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो कहता है, कौन है वहां, बाहर आओ। तभी एक आवाज सुनाई देती है, काफी तेज नजर है तुम्हारी, इतनी जल्दी मेरी प्रेजेंस को महसूस कर लिया। अगले ही पल एक आदमी हाथ में स्टाफ लिए सामने आता है। हल्की सी मुस्कान के साथ वो कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर अपनी पहचान बताते हुए वो कहता है, मेरा नाम बैल्समस है और मैं इस मैजिक एकेडमी का हेडमास्टर हूं।